पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। एक वक्त में जो हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस और गांधी परिवार के खासम खास हुआ करते थे, समय बदला तो घोर विरोधी हो गए। इतने कि राहुल गांधी की यात्रा में बाधा डालने के आरोप लगने लगे। साथ ही साथ मोदी शाह की गुजराती जोड़ी के इतने करीबी हो गए कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा इन लोगों ने हेमंता पर भरोसा किया। चाहे महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों को उठाकर गुवाहाटी में रखना हो, महाराष्ट्र की सरकार गिराने का मामला हो, या फिर असम पुलिस द्वारा अलग अलग राज्यों में एक्शन लेना हो, विपक्षियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ या फिर अन्य लोगों के खिलाफ। यानी हर बार बार ये बात सामने आई कि मोदी शाह की जोड़ी अपने बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में हेमंता पर ज्यादा भरोसा करती है। पर अब सवाल यह है कि क्या समय बदल चुका है, कर्मफल मिलने जा रहा है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने के लिए मानवाधिकार आयोग को निर्देश भेजा है। असम में फर्जी मुठभेड़ का मामला क्या है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही मैं एक फोन कॉल का भी जिक्र करूंगा, बताऊंगा जो असम का नाम आते ही मेरे दिमाग में घूमने लगता है। एक महिला ने फोन करके जिस तरह की बातें मुझसे कही थी, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको समझ आएगा कि असम में फर्जी मुठभेड़ की कहानी इतनी प्रचलित क्यों हो गई है, और क्या मोदी शाह के सबसे लाडले सीएम लपेटे में आने वाले हैं। और यदि ऐसा है तो अपने आप ही लपेटे में आ रहे हैं या गुजराती जोड़ी ही लपेटना चाहती है, क्योंकि अगले साल असम में चुनाव है। पूरी कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, ध्यान से सुनिएगा। जरा सी बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर नाम आते ही यूपी का चेहरा भी दिमाग में आ जाता है। दूसरा मामला है कि क्या देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाति देखकर प्रोफेसर जैसे पद भरे जा रहे हैं और नहीं भरे जा रहे हैं, और मनुवाद का नया युग शुरू हो गया है क्या? जी हां, राहुल गांधी ने बहुत ही चिंताजनक कहानी सामने रखी है, उस पर भी बात करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने कपिल मिश्रा मामले में पुलिस को खूब फटकार लगाई है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। 2 सेकंड लगता है, ये सारे काम अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जो आपके लिए जरूरी है, जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा है, जल्द से जल्द जाकर वहां पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है। कौन से चैनल के साथ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कम से कम एक जुड़ाव तो बना रहे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की इस खबर को देख लीजिए। मामला लखनऊ का है। सचिवालय में मीटिंग चल रही थी, इसी दौरान एक अधिकारी थे, सेक्शन अधिकारी पंकज कुमार, उम्र 44 साल। अचानक से खांसी आती है, पसीना होता है और कुर्सी से गिर जाते हैं। गिरने के बाद उठते नहीं हैं, यानी मौत हो जाती है। दैनिक भास्कर समेत कई न्यूज वेबसाइट्स ने लिखा कि मौके पर मौजूद अफसरों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, मगर जो इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमें मजबूर करता है वो ये है जो पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा है, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग ही कहानी बताई है। इनके अनुसार वित्त विभाग की बैठक चल रही थी, अधिकारी पंकज कुमार की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सचिवालय प्रशासन का जो एम्बुलेंस था वो स्टार्ट ही नहीं हुई। 14 विभागों के मुखिया APC दीपक कुमार बैठक में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी तक नहीं दी। पंकज कुमार को बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी की नौकरशाही ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, ये बात पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है, क्या सच में ऐसा हुआ? वहां मौजूद अधिकारियों ने अपनी गाड़ी नहीं दी, मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा, और क्या सच में सचिवालय की एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई? यदि ऐसा है तो सोचिए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह ICU में पड़ी है। जो लोग अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रख पा रहे हैं, वो आम जनता के लिए कैसी व्यवस्था करते होंगे, कितने जागरूक होंगे। हमें नहीं पता किसकी कहानी सच्ची है किसकी झूठी, लेकिन यदि कृष्णकांत ने ऐसी बातें लिखी हैं तो उन्हें चुपचाप इग्नोर या खारिज भी नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और यदि ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इसके साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी से बात कर लीजिए। आज के वक्त में गजब के तनावग्रस्त स्थिति में ये लोग पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। सबकी ये शिकायत है कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है। ज्यादातर की शिकायत ये होती है कि ये वर्कलोड बेमतलब का है, यानी जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, कोई यूज नहीं है, वो काम भी जबरिया थोप दिया जाता है, करवाया जाता है। इसी घटना में कुछ रिपोर्टों में यह भी जिक्र किया गया है कि पिछले कई दिनों से अत्यधिक कार्यभार के चलते, यानी ज्यादा काम करने के चलते, ज्यादा जिम्मेदारियां होने के चलते पंकज कुमार परेशान लग रहे थे। लंबे समय से मानसिक दबाव और इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे।
सवाल ये है कि तो क्या भाजपाई सरकारों ने अपने कर्मचारियों को मशीन समझ रखा है? आप में से कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करते हैं, इसलिए शिकायत करते हैं, मगर हकीकत हमेशा एक पक्षीय नहीं होती। मैंने इस मसले को लेकर पिछले कुछ सालों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की बातचीत के दौरान ये पाया कि सच में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, खासकर बी क्लास के अधिकारियों के सर पे सी क्लास के ऊपर। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं असम की। पहले ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है, इसके बाद गुजराती जोड़ी की चर्चा करेंगे। दरअसल असम में 171 एनकाउंटर पिछले 15 महीने में हुए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच करेगा। एनकाउंटर को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में मानवाधिकार आयोग की भूमिका सर्वोपरि है। उम्मीद है असम मानवाधिकार आयोग अपने कर्तव्यों की प्रभावी ढंग से पालन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 171 एनकाउंटर मामलों की जांच का निर्देश देते हुए कहा है कि इन कथित घटनाओं में पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों या फिर निष्पक्ष रूप से जो लोग भी भाग लें, जांच के दौरान उनकी जानकारी सार्वजनिक न की जाए, यानी गोपनीयता सुनिश्चित रखें। दरअसल अपीलकर्ता ने कहा कि 171 एनकाउंटर हुए, इसमें जांच की आवश्यकता है। हो सकता है कि इसमें कुछ फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हों। यदि ऐसा है तो यह बहुत गंभीर मामला है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का घोर उल्लंघन है। इस मामले में सरकारी पक्ष के वकील ने भी अपना तर्क दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग को कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने दीजिए। अब सबसे पहले मैं उस फोन कॉल के बारे में जरा सा आपको बता दूं, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है लगभग 1.5-2 साल पुरानी घटना होगी। किसी महिला ने मुझे फोन किया, बहुत ही धीमी आवाज में बोल रही थी। ऐसा लग रहा था चोरी छिपे कहीं जाकर फोन कर रही हूं। और हेलो बोलने की बजाय उस महिला ने शुरुआत इस तरह से की कि मेरे फोन के बारे में, मेरे नंबर के बारे में, मेरी जानकारी कहीं से भी पब्लिक मत करिएगा। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही अंधेरगर्दी चल रही है, कुछ लोग किसी को भी उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ कुछ भी हो जाता है, बहुत सारे लोग वापस नहीं आते। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के साथ है, हम लोगों का जीना मुहाल है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैं बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। गाँव गाँव से तमाम नौजवानों को इस तरह से परेशान किया जाता है, उठा लिया जाता है और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब चूंकि इस मामले में उस बातचीत का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर ये मैं केवल एक रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि हर बार जब असम के कानून व्यवस्था की बात आती है तो मुझे ये फोन कॉल याद आ ही जाता है। उस महिला की आवाज और उनकी बात कहने का लहजा ये समझने के लिए काफी था कि संबंधित लोग कैसी परिस्थितियों में जीवित हैं, कितने डरे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग इसकी जांच करेगा। जांच कितनी निष्पक्ष होगी, क्या होगा, नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, मगर फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगले ही साल असम में चुनाव होने वाले हैं। जिस बेंच के सामने ये मामला गया था वहां जस्टिस सूर्यकांत भी थे, यानी वही बेंच को हेड कर रहे थे। और जस्टिस सूर्यकांत के बारे में, उनके फैसलों के बारे में लगातार आलोचना हो रही है कि जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रहे हैं। और पिछले दिनों भाजपा के मंत्री, जिसने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, उनके मामले में और प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में जैसा फैसला और जैसी टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत ने की, उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है और बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। अब इन्होंने ही मोदी शाह के सबसे लाडले सीएम की सत्ता के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये हेमंता को प्रेशर में लेने का प्रयास तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो ये प्रयास कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे गुजराती जोड़ी का हाथ हो सकता है? क्या अपने सबसे लाडले व्यक्ति को, अपने सबसे प्रिय सीएम को किनारे करने का टाइम आ गया है? क्योंकि अगले ही साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले अगर इतना बड़ा दाग लग जाता है तो एक बहाना होता है। हालांकि दाग से गुजराती जोड़ी को या भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए दाग बहुत अच्छे हैं, मगर ये एक प्रेशर बनाने का टैक्टिक्स हो सकती है, साइडलाइन करने का जुगाड़ हो सकता है। उधर कांग्रेस ने असम में गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। हेमंता को लेकर बार बार यह चर्चा होती है कि असम के लोग इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। वैसे तो आप जानते ही हैं, आए दिन ये व्यक्ति कितनी नफरती बातें करते हैं। दुनिया में मुसलमान न होता, भारत में मुसलमान न होता तो न जाने इनका क्या होता, क्या कर रहे होते, क्योंकि हर भाषण में मुसलमानों को गरियाए बिना इनका काम नहीं चलता है। वैसे जब एनकाउंटर की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की याद भी आ जाती है। वहाँ के एनकाउंटरों को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। साल 2024 की रिपोर्ट को देखिए, बताया गया है कि 7 साल में 12,000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। हाल फिलहाल का मंगेश यादव वाला एनकाउंटर आपको याद ही होगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो कि 9 महीने पहले की है।
जिसमें बताया गया है कि 12,500 से अधिक एनकाउंटरों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 6,500 लोगों से ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब तक 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हो चुके हैं और 1500 जवान घायल हैं। पुलिस और प्रशासन के बीच इन एनकाउंटर्स को लेकर अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया जाता है, मगर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा करने का आरोप लगाते हैं। यानी आरोप लगता है कि राजनीतिक कारणों से चुन चुनकर एनकाउंटर किए जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि मंगेश यादव के एनकाउंटर को मैनेज करने के लिए एक और दूसरी जाति के युवक का एनकाउंटर कर लिया गया। ये ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक शर्मनाक भी। क्या आपने इतिहास में कभी ऐसा देखा है दुनिया में? वैसे यूपी के मामले में लोग ये भी पूछते हैं कि जितने भी सजातीय अपराधी हैं, यानी यूपी सीएम के सजातीय अपराधी, उनका तो एक को बाल बांका नहीं हुआ। ज्यादातर को संरक्षण मिला हुआ है, वो फल फूल रहे, अपना धंधा पानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद की हत्या हो जाती है और जेल के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। वहां भी हत्या के आरोप लगते हैं, जहर देने के आरोप लगते हैं। तो ये है भाजपाई सरकारों की कानून व्यवस्था का हाल, जिसके भरोसे रामराज की बात की जाती है। वैसे जब भाजपाई सत्ता की कानून व्यवस्था की बात हो ही रही है तो दिल्ली को भी देख लेते हैं। वहां की कानून व्यवस्था भी अमित शाह के हाथ में है। साल 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आपको याद ही होगा। उससे पहले दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले ट्विटर पर कपिल मिश्रा ने कुछ लिखा था, बहुत कुछ लिखा था। यह घोर सांप्रदायिक बताया जाता है। इसे लेकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 20 मार्च 2024 से लेकर पिछले एक साल तक के कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल से सबूत इकट्ठा करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके तमाम प्रयास व्यर्थ रहे। लाइव लॉ के अनुसार यह मामला मिश्रा के उस ट्वीट से संबंधित है जिसमें मिश्रा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग में एक मिनी पाकिस्तान बनाया है। दरअसल उन्हीं दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में शांतिपूर्ण धरना चल रहा था और इन लोगों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला बता दिया था। अब इस मामले में कायदे से जांच न करने को लेकर पुलिस को, यानी दिल्ली पुलिस को, अमित शाह की पुलिस को अदालत ने खूब फटकारा है। वैसे तो आप जानते ही हैं, जो पुलिस कपिल मिश्रा के बगल में खड़ी थी और कपिल मिश्रा पुलिस को चुनौती दे रहे थे, पुलिस की जबान से चूं तक नहीं निकली। क्या वो पुलिस मिश्रा के खिलाफ कोई जांच करेगी, कोई सबूत जुटाएगी? अभी हाल ही में हमने देखा कि एक अदालत ने मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया, दूसरे ने मना कर दिया और भाजपा ने कपिल मिश्रा को मंत्री बनाया है, क्योंकि भाजपा में तो बड़े से बड़ा पद पाने के लिए अब यही क्राइटेरिया हो गई है, यही एलिजिबिलिटी हो गई है अनऑफिशियल तरीके से, कि जो व्यक्ति जितनी नफरती बातें करेगा, जितना विवाद पैदा करेगा, जितनी आग लगाएगा, उतना बड़ा पद मिल जाएगा। इसने एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। साल 2020 की बात है, 5 साल में अब तक इस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई हो तो बताइए। और अदालतें भी उसी दिल्ली पुलिस से उम्मीद लगाई बैठी हैं, उसी को आदेश दे रही हैं जिस पुलिस को कपिल मिश्रा सरेआम हड़काते हैं। बहरहाल एक और गंभीर मामला देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के स्टूडेंट्स के साथ बैठक के दौरान राहुल गांधी ने एक बेहद गंभीर बात कही। इनका कहना है कि डीयू में 60% से ज्यादा प्रोफेसरों के आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया है। यानी SC ST OBC के लिए जो आरक्षित पद हैं उन्हें जानबूझकर खाली रखा गया है। राहुल गांधी का आरोप है कि पिछड़ी जातियों के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। यानी जिन जिन पदों पर पिछड़ी जातियों के लोगों को भरना है वो पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। यानी यहाँ डबल नुकसान है, एक तो उन जातियों के उम्मीदवारों का नुकसान, दूसरा पढ़ने वालों का नुकसान, क्योंकि जब प्रोफेसर नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि SC ST और OBC के उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य बताया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि अब नॉट फाउंड सुटेबल नया मनुवाद है। राहुल गांधी का दावा है कि देश भर की IITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हर जगह यह साजिश चल रही है। ये नॉट फाउंड सुटेबल संविधान पर हमला है, सामाजिक न्याय के साथ धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की ही नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों से बात की। हम सब मिलकर BJP RSS की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। सोचिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर है। नॉट फाउंड सुटेबल की बात पिछले कई साल से कई जगहों से सामने आ रही है। ये मामला अपने आप में गंभीर है। BJP RSS पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर कौन सी विचारधारा रखती है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भले ही राजनीतिक मजबूरी के कारण मोदी सत्ता ने पहलगाम हमले के बाद कथित रूप से ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया हो, मगर इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। पिछले 11 साल से यही मोदी सत्ता में बैठे लोग और पूरी की पूरी भाजपा RSS जातीय जनगणना का विरोध करती रही, बार बार दोहराते रहे कि ये बांटने की नीति है, ये देश को बांटने वाली बात है, और यही लोग लगातार आरक्षण का विरोध भी करते रहे, इन्हीं के लोग। अब आप सोचिए कि आरक्षित वर्गों के खिलाफ ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है। और राहुल गांधी ने यदि आरोप लगाया है तो इसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार
लगातार अलग अलग संस्थानों से सामने आ रही है। सोचिए, जिस देश में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, वहां नेशनल यूनिवर्सिटीज में 60% पदों पर काबिल उम्मीदवार न मिलना यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि नहीं? और यदि ऐसा है तो सच में ये नया मनुवाद ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।